क्या है? योगात्मक यौगिक के प्रकार हैं। तो आप बोलोगे कुछ ऐसे योगात्मक यौगिक हैं जो तब तक स्टेबल हैं जब तक ठोस अवस्था में है, ये पानी में जाते ही अपनी पहचान खो देते हैं। ठीक, तो डिफरेंशियल क्या बन जाएगी? वे योगात्मक यौगिक जो ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं लेकिन जलीय विलयन में जाते ही अपनी पहचान खो देते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। लिख लीजिए जो सुना आपने अभी, वे योगात्मक यौगिक जो ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं, जल में जाते ही अपनी पहचान खो देते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। ठीक है, अब यहां पे एक खास बात समझिए, जल में जाने के बाद वे ही यौगिक अपनी पहचान खोते हैं, ये याद रखना बहुत बड़ी बात है। जल में जाने के बाद वे यौगिक ही अपनी पहचान खोते हैं जो आयनिक नेचर के होते हैं, आयनिक बंध वाले। आयनिक बॉन्ड एक्चुअली पानी में सरवाइव नहीं कर पाता। पानी के अंदर, जल के अंदर एक क्षमता शक्ति होती है, उस शक्ति का नाम है जल का परावैद्युतांक। क्या नाम है? परावैद्युतांक। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं इसी को हम लोग, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यह एक ऐसी पावर का नाम है जो आयनों के बीच के आकर्षण को तोड़ देता है, मतलब आयनिक बंध को तोड़ देता है। और जब आयनिक बॉन्ड टूट गया तो ये कंपाउंड पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, पानी में घुल जाते हैं। ऐसे बोलते हैं इसी को कि यौगिक ने पानी में जाने के बाद अपनी पहचान खो दी। परिभाषा लिख लिया आपने। अब उसके आगे देखिए, उसके एग्जाम्पल में इसका जो सबसे फेमस उदाहरण है वह है आपके लिए पोटास फिटकरी, या केवल फिटकरी बोल सकते हैं, पोटास एलम। फार्मूला फिटकरी का जानते हो? जानते नहीं? देखिए ऐसे, एक होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल ट्रायस डॉट 24H2O। यह द्विक लवण का सबसे फेमस प्रसिद्ध उदाहरण है, पोटास एलम या फिटकरी केवल बोल सकते हैं इसे हम। अब इसे पानी में डालते हैं, एक ठोस है तो फिटकरी तुमने देखा ही है। आगे हम फिटकरी के बारे में और बताएंगे। अरे यार, शेविंग करने के बाद कहीं कट जाता है, लगाते हो कि नहीं? वही बात। तो अब इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए पानी डाल दिया हम लोगों ने, तो जितने आयन्स हैं सब अलग अलग हो जाते हैं क्योंकि इसमें आयनिक बॉन्ड से आपस में अटैच है। पानी में जाएगा, ये देखिए पोटेशियम यानी K+ अलग हो जाएगा, सल्फेट इसका अलग हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे एल्युमिनियम है, 2Al इसका कैसे अलग हो जाएगा। यहाँ पे सर एल्युमिनियम कितना होता है? 3+ और प्लस इसका सल्फेट, 3 सल्फेट, 2 माइनस 24H2O, इसको अलग करना है इसे। ये पानी में जाते ही अपनी पहचान खो देते हैं, इसका मतलब है कि आयनों में टूट जाते हैं। पानी की खास बात, जल का परावैद्युतांक को याद रखना आपको। अभी इसको देखा आप लोगों ने, यह फिटकरी है पोटास एलम। इसके बाद एक उदाहरण और फेमस है, फेरस अमोनियम सल्फेट। नाम सुना है? ये है, इसका नाम क्या है? फिटकरी, पोटास एलिमेंट की फिटकरी। ऐसे FeSO4 फेरस सल्फेट है ना। और साथ में इसका बना पड़े संतृप्त, इसको डाल दिया आपने NH4SO4, ये हो गया अमोनियम सल्फेट 6H2O। देखिए सॉल्ट दिया गया है। बेसिकली हम लोग करते क्या, पहले फेरस सल्फेट लेते हैं, इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं, बन गया फेरस सल्फेट का सोल्यूशन। कंडीशन संतृप्त होना चाहिए। ऐसे लिया अमोनियम सल्फेट, वाटर में डिजॉल्व किया, बन गया अमोनियम सल्फेट का सोल्यूशन। ठीक, दोनों को छोड़ दिया क्रिस्टलीकृत होने के लिए, जमने के लिए। जब छोड़ देंगे आप क्रिस्टलीकृत होने के लिए तो यह आपस में दोनों साल्ट चिपक जाते हैं। पहले अलग अलग होते हैं, आपने दोनों के विलयन को, सोल्यूशन को मिला दिया, दोनों आपस में चिपक जाते हैं, यह हो गया एडिशन कंपाउंड। नहीं, फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट के चिपकने से, मिलने से जो डबल सॉल्ट, जो कंपाउंड बनता है द्विक, उसे आप बोलते हैं द्विक लवण का दूसरा उदाहरण हो गया, है कि नहीं। यहाँ पे यह जो है यह भी आयनिक है। पानी में जब तक ये ठोस है तब तक तो ठीक है, ठोस ठीक, बट जैसे पानी में जाएगा इसके सभी आयनिक बॉन्ड टूट जाते हैं, आयनीकृत हो जाता है। फिर पूछना है क्या किसी को?
ठीक है, देखिए इधर यहां पे हो जाएगा, ठीक है, और प्लस साथ में सल्फेट 2- प्लस अमोनियम, कितना 1 प्लस होता है, 2 अमोनियम तो 2 अमोनियम प्लस इसका भी एक सल्फेट 2- प्लस 6H2O, ऐसे हो गया। ठीक है, कोई और एग्जाम्पल जानते हो क्या? कार्नलाइट क्या होता है? पोटेशियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड .6H2। ये क्या है? इसको बोलते हैं कार्नलाइट। ये अब इसको भी सेम कंडीशन वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो K+ अलग हो जाता है और इसका Cl- प्लस Mg का 2+ और प्लस यहाँ पे Cl पे -2 हो जाएगा और 6H2 कैसे हो जाएगा। तो द्विक लवण याद रहेगा आपको क्या? यह एक प्रकार का योगात्मक यौगिक है, यानी वे योगात्मक यौगिक जो ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं, जल में जाते ही अपनी पहचान खो देते हैं, अर्थात आयनीकृत हो जाते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। इसके 3 प्रसिद्ध एग्जाम्पल है, फिटकरी, मोहर साल्ट और कार्नालाइट। याद रखना आप लोग, ठीक है। एक खास बात है, ठोस है तो स्टेबल, पानी में जाएंगे आयनीकृत हो जाएंगे, यानी अपनी पहचान खो देंगे। इसके जितने आयंस हैं ये सभी के टेस्ट ले सकते हैं, टेस्ट में सब पॉजिटिव आते हैं, इसकी पहचान यही है। तो अब देखते हैं हम लोग दूसरा क्या है, उप सहसंयोजन यौगिक। इसकी खास बात है कि वे योगात्मक यौगिक जो ठोस अवस्था में हो चाहे विलयन अवस्था में हो, ये स्थायी बने रहते हैं। तो परिभाषा क्या बन जाएगी? वे योगात्मक यौगिक जो ठोस अवस्था में और विलयन अवस्था दोनों में स्थायी बने रहते हैं, उप सहसंयोजन यौगिक कहलाते हैं। इनकी खास बात होती है, इसमें एक बड़ा कोष्ठक बना होता है, स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर केंद्रीय धातु होती है, सेंट्रल मेटल होता है, उसके साथ कुछ लिगेंड्स लगे रहते हैं। ठीक है, यही इसकी खास बात है, केंद्रीय धातु होगी और उसके साथ कुछ लिगेंड्स लगे रहेंगे। हम आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं कि जैसे हम लोग करते क्या है, जैसे अगर आप फेरस साइनाइड दिया गया जैसे आपको, इसको अगर आपने पोटेशियम साइनाइड के साथ रख दिया KCN, दो लवण हो गए, पोटेशियम साइनाइड है और फेरस साइनाइड है ना। जब 2 या 2 से ज्यादा लवण मिलेंगे तो योगात्मक युग बनेगा, योगात्मक। यहां देखिए यह हो जाता है K4FeCN6, ऐसे बन जाता है। तो यह एक खास बात क्या है, द्विक लवण में ऐसा नहीं था। यहाँ पे खास बात, एक बड़ा सा कोष्ठक यानी स्क्वायर ब्रैकेट बन जाता है। इस बड़े कोष्ठक को हम लोग बोलते हैं संकुल घेरा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, संकुल घेरा। ठीक है, इसके अंदर लिगेंड रहता है, लिगेंड आगे हम बढ़ते हैं, लिगेंड क्या होता है, और एक केंद्रीय धातु सेंट्रल मेटल है। ठीक, इनकी खास बात है, परिभाषा इसकी याद रखना, वे भाई जब यह 2 लोग जुड़े हैं तो योगात्मक से प्रयोग होगा, योगात्मक का प्रकार है। वे योगात्मक यौगिक जो ठोस और विलयन दोनों अवस्था में स्थायी बने रहते हैं, उसे आप नाम देते हैं उप सहसंयोजन यौगिक। तो आप ये पहला उदाहरण याद रखना, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। यूपीएससी आगे पढ़ेंगे हम लोग, अभी याद रखना पोटेशियम फेरोसाइनाइड। और भी एग्जाम्पल ऐसे हैं, जैसे यह है NiCO का होल 4, ऐसे इसे बोलते हैं टेट्रा कार्बोनिल निकिल। और भी कंपाउंड है, जैसे K2NiCN का होल 4, ऐसे लिखा है पोटेशियम टेट्रासाइनोन्यूक्लिएट। इसकी खास बात ये देखिए, पहचान जाना, कहीं पे अगर आपसे द्विक लवण और उप सहसंयोजन यौगिक पहचानने के लिए आए, पहचाने दोनों अलग अलग कौन है, तो जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट दिखा जनरली, ये इसकी मेजर पहचान है, आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, उप सहसंयोजन यौगिक जो है मुख्यतः डी ब्लॉक के धातुओं द्वारा बनाए जाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के द्वारा। और डी ब्लॉक तो आप जानते ही हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ा है आपने, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल से, यार नहीं पढ़ेगा क्या, 1s2 2s2 2p6 ऐसे करते हैं, याद आ गया। तो जब ऐसे लिखते हो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, अगर परमाणु का अंतिम इलेक्ट्रॉन
डी उपकोष में जाता है तो हो जाता है डी ब्लॉक का एलिमेंट्स, और डी ब्लॉक वाले ही बनाते हैं उप सहसंयोजन यौगिक। ठीक है, जो यह कंपाउंड है उप सहसंयोजन, यह आज के अकार्बनिक रसायन के आधार है। अकार्बनिक ही नहीं, जो रसायन उद्योग का है, उद्योग रसायन, उसका भी, जो जैविक रसायन है उसका भी यह आधार है। आधार स्तंभ बोलते हैं इसको हम लोग, इसको जानना जरूरी है आपके लिए। ठीक, अरे बहुत से कंपाउंड, जैसे आप देखते हो पौधों की पत्तियां जो हरी होती है ना, हरी नहीं देखो क्या, उसकी वजह क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जानते हैं ना, अरे पौधे भोजन बनाते हैं उसी से, ग्लूकोज। जो क्लोरोफिल है वो मैग्नीशियम का कंपाउंड है, मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक है, हीमोग्लोबिन ब्लड में, खून में, वो किसका है? Fe का है, आयरन। और विटामिन B12 कोबाल्ट का। ठीक है, तो ऐसे कुछ कंपाउंड्स नोन है। इसके बाद हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।